पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लास को बहुत ही फास्ट करेंगे, आप फास्ट ही आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? क्या रविशंकर शुक्ल थे, या फिर पी सीतारमैया थे, कैलाश जोशी थे, या फिर डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा थे? तो यह आंसर क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बी, पी सीतारमैया थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन है? उनका नाम है मनोज कुमार। अगर आपने दिया है मनोज कुमार श्रीवास्तव तो बिल्कुल सही दिया है, आंसर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? तो कहाँ पर बन रहा है? ये आपका बैतूल में बन रहा है। बैतूल एक मध्य प्रदेश का ही पड़ता है, तो यहाँ पर बनता है डी, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया जा रहा है? तो वो आपकी सांची हो जाएगी, यानी सांची स्तूपा भी यहाँ पर बना हुआ है। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? याद रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ ही है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है ऊंचाई 1350 मीटर। याद रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 3 बार लगाया गया। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन है आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मैं आपको बता दूं, 30 से जो 34 वर्ष के हैं, 34 वर्ष के हैं, उनकी जनसंख्या सबसे अधिक पाई गई, यानी कि कह सकते हैं यंग लोगों की जनसंख्या पाई गई है। तो यहाँ पर देखिए आप डी में बिल्कुल सही आंसर बैठेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में? क्या उदयगिरी है, सांची है, ग्वालियर है, या फिर चंदेरी है? तो आपका आंसर पता है, मुझे उम्मीद है आपने आंसर लगा दिया होगा, बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस शहर में स्थित है? तो बताइए किस शहर में है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग? तो ये आपका उज्जैन में है। याद रखिएगा, उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित। आंसर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म जो है ना, वो इंदौर में हुआ था, सबसे स्वच्छ सिटी मध्य प्रदेश की है। अगला है, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के तट के घाट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? क्या हरिद्वार है? बिल्कुल नहीं। नासिक है, या फिर प्रयागराज, उज्जैन है? तो बताइए वो कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर डी, उज्जैन में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो क्या कांचीपुरम में है, तिरुपति में, मदुरै, फिर उज्जैन में? तो बताइए कहाँ पर है? अच्छा, मीनाक्षी मंदिर आपका जो है ना वो मदुरै में है, यानी कि तमिलनाडु में। याद रखेगा, ये उज्जैन में नहीं है। अगला है क्वेश्चन, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व जो है ना वो कर्नाटका में ही। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली टाइगर रिजर्व। अच्छा, टाइगर रिजर्व सोच के आप मध्य प्रदेश मत लगा दीजिए, फिलहाल इसमें ऑप्शन भी नहीं है। ये जो काली टाइगर है ना वो आपका कर्नाटका में है। तो आंसर नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? कि अबू धाबी, जी नहीं, ताशकंद है, बगदाद है, अंकारा है? तो ताशकंद, जी हाँ, ताशकंद है, जहाँ पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की हाँ डेथ हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? क्या राज्यसभा को, राज्य विधानसभा को, ग्राम सभा को, या लोकसभा को? तो बताइए किसको कहते हैं पॉपुलर चैम्बर? तो पॉपुलर जो चैम्बर है ना वो लोकसभा को कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो सिटी ऑफ जो जॉय है ना वो बताइए किसका नाम है? तो वो कोलकाता कहा जाता है, यानी कि आपका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी? तो वो आपका कोडाई कनाल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर में प्रसिद्ध स्वामीनाथ नारायण अक्षरधाम मंदिर? देखो, अक्षरधाम मंदिर हो सकता है आप स्वामी नारायण मंदिर से ना समझे तो इसको भूल जाइए, अक्षरधाम याद कर लीजिए, दिल्ली में मंदिर है, याद रखिए, न्यू दिल्ली। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो बताइए किसके द्वारा ये लिखी गई है? अनब्रेकेबल जो लिखी गई है वो आपकी लिखी है MC मैरी कॉम ने। आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, MC मैरी कॉम। नेक्स्ट है, मनिका बन्ना किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मनिका बन्ना बताइए किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो जो मनिका बन्ना है उनका है टेबल टेनिस से। आंसर आपका हो जाएगा या ए यहाँ पर बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, फाइनल लेग, गली और मिड विकेट किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो क्रिकेट से है। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। याद होगा आप लोगों को, ये तो काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो जो खेल दिवस मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप खुद ही देख पा रहे और सबके सब लास्ट ईयर्स में जो भी MP पुलिस में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं के मतलब तर्ज पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, या फिर एरियन ने? तो ये जो इंडिया शब्द भारत के लिए है ना वो हेरोडोटस ने यूज़ किया था।
अगला है ऐतिहासिक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया, लेकिन मौर्य वंश में इसको क्या बोलते थे? तो मौर्य वंश में जो जीटी रोड है ना, उसको उत्तरापथ कहते थे। याद रखिएगा, उत्तरापथ। अभी हम जीटी रोड कहते हैं, लेकिन उस टाइम मौर्य काल में इसको उत्तरापथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है? हरिश्चरित बिल्कुल नहीं, तो बाणभट्ट ने लिखी है, बाणभट्ट जी ने, आपको याद होगी। मालिका विक्रम जो है ना, वो कालिदास की है, कालिदास की है। अच्छा, इंडिका जो है ना, ये मेगस्थनीज की, बिल्कुल इंडिका मेगस्थनीज की है। नेक्स्ट है, औरंगजेब के दरबार में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक थी? तो बताइए किसकी संख्या सबसे ज़्यादा थी? क्या हिंदू सेनापतियों की, या फिर मुस्लिम की, ईसाई सेनापतियों की, या सिखों की? तो जो औरंगजेब थे ना, इनके दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की, मतलब हिंदू सेनापति ज़्यादा थे। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः क्या थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो सफलता थी वो खासकर कर्नल एच.एस. अल्काट के कारण हुई थी। तो याद रखिएगा, इन्हीं के कारण ही सफलता पाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था? मैं आपको बता दूं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन है ना, वो इंडिया में ना होकर फ्रांस में हुआ था। और किसने किया था? तो डी नेरोजी ने किया था, यानी कि दादा भाई नेरोजी ने किया था। कहाँ पर लिखे हुए हैं? डी में आंसर लिखा हुआ है, दादा भाई नेरोजी। क्वेश्चन अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। और किसकी कौन संस्थापक थे? तो एओ ह्यूम थे। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है और किसके साथ है? चाइना के साथ नहीं, सबसे लंबी है, सबसे लंबी तो बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? क्या ध्रुव तारा है, या सूर्य है, डॉग स्टार है, फिर सीरियस है? देखिए, डॉग स्टार सीरियस हो सकता है आपने ना सुने हो, लेकिन ध्रुव तारा और सूर्य तारा से सुना ही होगा और देखा भी होगा। तो आप ही बताइए, जब आप रात में देखते हैं, दिन में देखते हैं, रात में देखते हैं, जब ध्रुव तारा हम देखते हैं तो बिल्कुल छोटू सा दिखाई देता है, छोटू सा। इसका मतलब क्या है? कि वो पृथ्वी से बहुत दूर है, और सन हमें ध्रुव तारा के अकॉर्डिंग काफी बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब हमारे पास है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही। जो निकटतम तारा है वो सूर्य ही है। अगला है, सबसे बड़ा तारामंडल किसे कहा जाता है? तो ड्रोडो को, क्रकस को, हाइड्रा को, एंटीला को। बताइए किसको कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो तारा है वो हाइड्रा है। हाइड्रा यानी कि तारामंडल जो है ना, वो हाइड्रा। आंसर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से लिखित संविधान का जो प्रारंभ है ना, निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो लिखित संविधान की शुरुआत जो है ना, वो किस देश से हुई? तो जापान से बिल्कुल नहीं, भारत से बिल्कुल नहीं, ब्रिटेन से जी बिल्कुल नहीं, अमेरिका से हुई थी। आंसर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। तो उद्देशिका जो हमारी है ना कि तो वो कहाँ से ली गई? नहीं, प्रियम्बल। तो वो हमारा लिया गया है यूएस के संविधान से। आंसर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान लिखा हुआ है? मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसका सारा प्रावधान लिखा है? क्या क्या प्रोसीजर होगा राष्ट्रपति के चुनाव में? तो वो आर्टिकल आपका हो जाएगा 55, यानी आंसर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश क्या करें। कभी क्या होता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन हम समझते ही नहीं और आंसर हम दे देते हैं और हमारी गलतियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इंडिया में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। अगर आप जीत जाएंगे तो राष्ट्रपति आप बनी जाएंगे, तो कोई लिमिटेशन नहीं की, कोई सीमा नहीं। आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? तो क्या केवल लोकसभा से? बिल्कुल नहीं। केवल राज्यसभा से? बिल्कुल नहीं। दोनों सदनों से हो सकती है। केवल राज्य विधानसभा से कोई मतलब ही नहीं बनता। संसद के किसी भी सदन से संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शुरुआत की जा सकती है। याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? जो हमारी करेंसी है, नोट है, उसके पिछले भाग पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो 15 भाषाओं में लिखा होता है। आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है, धारा की इकाई निम्नलिखित में से क्या होती है? कि एम्पियर होती है, कुलाम होती है, वोल्ट होती है, या फिर वाट होती है? वाट नहीं होती, वोल्ट नहीं होती, कुलाम नहीं होती, धारा की इकाई एम्पियर होती है। जो साइंस वाले होते हैं उनके तो जी पर रटाई होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में ऊष्मांतर यानी कि ऊष्मा का हस्तांतरण की प्रक्रिया को डैश 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 के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। जो नॉन साइंस वाले बच्चे होते हैं वो इस समझने में थोड़ी दिक्कत कर जाते हैं। कोई ठोस पदार्थ है, एलिमेंट है, उसमें अगर आप एनर्जी देते हैं यानी कि टेम्परेचर देते हैं, आप टेम्परेचर समझिए, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आगे बढ़ेगा ना, उसका हस्तांतरण होगा, तो उसको क्या कहेंगे? क्या ऊष्मा रोधन कहेंगे? देखिए, ऊष्मा रोधन आप शब्दों को समझिए, इसका मतलब होता है ऊष्मा का रुक जाना। विकिरण कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं। विकिरण मतलब होता है सन की जो किरणें यानी कि एनर्जी है ना, वो पृथ्वी तक आती है। संवहन? जी बिल्कुल नहीं। चालन होता है। जब एनर्जी यानी टेम्परेचर एक स्थान से दूसरे स्थान किसी माध्यम से जाता है तो उसका चालन कहते हैं कि वो चलकर जा रहा है। याद रखना, चलकर जा रहा है मतलब हस्तांतरण हो रहा है। आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायुमंडल में जो ऊर्ध्व तापन होता है
उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संवहन। हो सकता है क्वेश्चन ना समझ आए, मैं समझा देती हूँ। ऊर्ध्व तापन मतलब होता है, ऊर्ध्व मतलब क्या होता है कि ऊपर के लिए, तापन मतलब टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का ऊपर के लिए उठना। और समझाती हूँ, वायुमंडल में जब गर्म गैस या फिर हवा आप जो भी कहें, यानी कि पृथ्वी से, यानी कि नीचे से ऊपर के लिए उठती है, पृथ्वी से ऊपर के लिए जाती है, तो उसको संवहन कहते हैं। इंग्लिश में अगर कोई समझना चाहे तो उसको कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हो रहा है, यानी कि गर्म हवा का नीचे से ऊपर के लिए उठना संवहन कहलाता है, और इसको ही ऊर्ध्व तापन, यानी कि हवा का ऊर्ध्व मतलब ऊपर के लिए टेम्परेचर का उठना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो सीस्मोग्राफ। आपको पता है वो सीस्मोग्राफ जो है ना, वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिसमें गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है कहलाती है, तो गैस को ठोस में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया उसको निक्षेपण कहते हैं, यानी कि डिपोजिशन आप कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। और हिंदी में निक्षेपण। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी गैसीय पदार्थ है, ठीक है, और वो जब ठोस में चेंज होता है। अब इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। सर्दियाँ हो रही हैं, आ रही हैं, तो इसमें जब ओस ओस जो होती है ना, इनकी ओस में क्या होता है, हवा में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, इनकी उसकी पानी की बूंदें होती हैं, वो जो है ना वो बर्फ़ में जम जाती हैं, यानी कि हवा डायरेक्ट बर्फ़ में जम जाती है, उसको हम निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं, या फिर कहते हैं कि गैस डायरेक्ट ठोस में जम गई है, तो इसको हम निक्षेपण कहेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देखिए मैं एक दो क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को टाइम वेस्टिंग लग रहा है, तो अगर आपको लग रहा है तो आप आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए, अगर जिसको समझना है वो समझ सकता है। क्वेश्चन अगला है, यकृत या फिर मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो किस फॉर्म में जमा होती है, जो हमारे लीवर या फिर मांसपेशियों में जो एनर्जी जमा हो जाती है, तो किस फॉर्म में होती है, वो होती है ग्लाइकोजन के रूप में। आंसर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर या पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित कर देती है। जब पथरी होती है ना, तो कहीं ना कहीं डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो क्या चीज़ होती है जो जम जाती है, फिर कहते हैं नहीं पत्थर है, पत्थर क्या पत्थर ही होता है, जी बिल्कुल नहीं, पत्थर नहीं होता है, बल्कि इसमें फैट यानी कि बसा जमा हो जाता है, पित्ताशय में बसा का जमना शुरू हो जाता है, तो कहते हैं कि पथरी बन गई है। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में जॉ श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो बताइए किसने बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ ली है, तो उनका नाम है, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट में इनका नाम है श्री चंद्रशेखर ने। बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए और आंसर दीजिए। अगला है, हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया, तो ये त्रिपुरा में किया गया, याद रखिएगा। क्या है, हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया है, ये आपका किया गया है बिहार में। बिहार में इसका उद्घाटन किया, बौद्ध मंदिर मोस्टली बिहार में ही होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है, तो किसने लॉन्च की है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है कैमिलिया पंजाबी। कैमिलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है, याद रखिएगा, इनका नाम है कैमिलियन पंजाबी। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है, तो इनका नाम है अमित मिश्रा। अमित मिश्रा जी ने संन्यास ले लिया भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के स्टार्ट हो जाएंगे, हम इनको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आराम से करेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आप जल्दी कर सकते हैं तो जल्दी कर लीजिएगा, मैं तो समझाऊंगी तो थोड़ा धीरे धीरे समझाते चलूंगी, ठीक है। क्वेश्चन है, अच्छा 81 है, 100 है और 121 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप कुछ नोट कर पा रहे हैं। 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 का होता है, ठीक है, और 9 81 होता है। अच्छा 9 में प्लस यहाँ पर कितने का है, 10 का स्क्वायर, तो ये 100 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 9 था प्लस 1 जोड़ा, तो यहाँ पर हो गया 10। यहाँ पर कितना है 21, यानी कि 121 किसका होता है, तो ये होता है 11 का। 11 में 1 जोड़िए हो जाएगा 12, इसके मतलब यहाँ पर 12 का स्क्वायर आएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 144 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से, अच्छा ठीक है, यानी कि ये वाला पद इससे रिलेट करता है, ठीक इसी प्रकार ये वाला पद जो है ना इससे रिलेट करेगा, तो बताइए क्या यहाँ पर आएगा, देखते हैं क्या आएगा। ओके, ये है 4 8 9 6, ये है 3 4 3 8 7, ओहो आप कुछ देख पा रहे हैं, देखो ये 4 है तो ये 3 है, एक कम हुआ है, ये 8 है तो ये 7 है, एक कम हुआ है, ये 9 है तो ये 8 है, एक कम हुआ है, ये 6 है तो ये 5 है, एक कम हुआ है, इसके मतलब एक एक कम हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर 7 है तो इसका मतलब यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 8 है तो इसके मतलब यहाँ पर 7 आएगा, ये 5 है तो इसके मतलब यहाँ पर 4 आएगा। तो जल्दी क्वेश्चन करना है तो इतने को देख लीजिए, कहीं पर आ रहे हैं 6 7 से 6 7 4, आगे हम देखेंगे कौन किसी का, क्योंकि निकालना ही नहीं, क्योंकि इतने ही में मिल रहा है आंसर, टास्क का निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जल्दी करने का मेथड होता है कि 2 मैच करके और ऑप्शन नहीं मैच करें तो यही आंसर होगा, बी भी लगाओ और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, सभी शंख खा लें, सभी शंख, तो मैं इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। सभी शंख क्या है,
तो वो है खाल। ऐसे ही डायग्राम बनेगा ना, क्योंकि शंख जो है ना वो खाल के अंदर आ जाएंगे, खाल है। ओके, दूसरा कथन क्या कहता है, कोई भी खाल बिल्ली नहीं है। इसके मतलब खाल और बिल्ली का डायग्राम अलग अलग बनेगा। यहाँ पर बनाएंगे हम बिल्ली, बिल्ली। ओके, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कोई शंख बिल्ली नहीं है। कोई भी जो शंख है वो बिल्ली नहीं। हाँ, ये बात तो सही, क्योंकि इनका दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं बनता। तो आंसर पहला हमारा निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ खाल शंख हैं। कुछ खाल शंख हैं। ये देखो बिल्कुल सही हो। देखो, जब भी बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल की बात की जाती है तो कुछ लगाकर ही बात करेंगे तो वो सही होगा, और अंदर वाले सर्कल से बाहर वाले सर्कल की तरफ जाएंगे तो सभी वाले ऑप्शन सारे सही होंगे। इसका मतलब इसके दोनों ही सही है। देखिए कहाँ पर लिखा, पहला नहीं है, केवल निष्कर्ष पहला बिल्कुल नहीं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते ही इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस कथन का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान पर आएगा। ओके, यहाँ पर क्या है कुछ देखो, -1 2 7 डैश 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 23 और 34। अच्छा, क्या है यहाँ पर देखते हैं, -1 2 7 डैश 23 और 34। अच्छा ठीक है, यहाँ से देखते हैं कितना बढ़ा है इसमें। ये बढ़ा है आपका +5 बढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे कितना बढ़ गया, ये बढ़ा है आपका 34 हुआ है ना। तो 23 से 34 में कितना बढ़ा है, यानी कि 7 और 4 11 बढ़ा है। अच्छा, कुछ तो लग रहा है ऐसा हमें कि यहाँ पर अगर और नंबर देखें 5 आएगा तो यहाँ पर हो सकता है मैं 7 रख देख लेती हूँ। तो 7 दूनी 14 आना चाहिए, 14। ठीक है, अब 7 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, तो यहाँ पर होता है 9। क्या देखो आ रहा है, 14 और 9 कितना होता है, 23 होता है। हाँ ठीक, तो ये सारे ऑड नंबर हैं। इसका पीछे वाला भी देख लो, इससे पहले 5 से पहले ऑड नंबर क्या होता है 3 होता है। तो -1 + 3 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ऑड नंबर जो है ना वो जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर 14 आएगा। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। अगला है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, क्या किया है, प्रीति जो है ना उसने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, ग्रेटर देन हो गई प्रीति। फिर कहते हैं यमुना दिव्या के बराबर अंक प्राप्त करती है। इसको छोड़ देते हैं, जहाँ पर प्रीति और राहुल मिलेंगे वहीं से आगे बढ़ जाएंगे। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, इनको भी छोड़ देते हैं। हाँ, राहुल मिल गया हमें। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, इसके मतलब जो राहुल ये वाला है ना इसने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यमुना से। ठीक है, यमुना से अधिक प्राप्त किए। अब देखो यमुना कहीं है, हाँ बिल्कुल है। दूसरी लाइन पढ़िए, यमुना दिव्या के बराबर प्राप्त करती है। तो यमुना और दिव्या के जो है ना वो बराबर है, दिव्या के बराबर है। फिर कहता है लोकिता ने मंजू, अभी लोकिता और मंजू हमें नहीं लिखनी है, आगे पढ़ लेते हैं। लाइन यहाँ पर पढ़िए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। इसका मतलब क्या है, जो दिव्या ने ज़्यादा प्राप्त किए और मंजू ने कम प्राप्त किए हैं, यही तो होगा। मिल गई हमें, यानी कि मंजू ने कम प्राप्त किए हैं दिव्या से। अब हम आगे देखते, अब ये वाली लाइन पढ़िए आप, थर्ड वाली, लोकिता ने मंजू, क्योंकि मंजू मिल गई हमें, अब लोकिता भी हम अटैच कर लेंगे इसमें। लोकिता ने मंजू से कम प्राप्त किए हैं, इसके मतलब मंजू ने ज़्यादा प्राप्त किए हैं लोकिता से। ठीक है, अब तो कोई नहीं बचा है, देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए। फिर कहता है कि लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि सबसे कम जो है ना वो किसने अंक प्राप्त किए हैं, तो किसने प्राप्त किए हैं, देखो सबसे ज़्यादा किसने प्राप्त किए हैं तो पी ने, मतलब P4 आपकी प्रीति ने, और सबसे कम किसने प्राप्त किए हैं तो आपकी लोकिता ने। सबसे लास्ट में तो यही आई ना, तो लोकिता कहाँ पर लिखी, आंसर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नों पर प्रश्न जो विकल्प हैं पर दिए गए हैं, बताइए क्या आंसर इसका होगा। ओके, कर लेते हैं इसको भी। आप थोड़ा सा इसको देखें तो क्या हो सकता है इसमें, 7 4 11 5 1 6, ये तो नहीं होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई हो सकती है। देखो ये देखो, जब कम संख्या हो ना तो मल्टीप्लाई कर लिया करें, लास्ट पीछे वाले कम है, हो सकता है मल्टीप्लाई कुछ निकल के आए। तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 47 तो आएगा नहीं, तो 45 आ सकता है, यानी कि 15 × 3 कितना आ गया 45। वो है तो 47, चलो 2 जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 47। ठीक है, अच्छा 19 का भी देखते हैं, क्योंकि 19 जो है ना लास्ट में यहाँ पर हमें निकालना है ये वाला। तो 19 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 × 19 29 29 57। अच्छा, 57 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 9 और 5 59 तो कहीं पर है, हाँ है, मिल गया। तो यही हमारा होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ने थे। अगला है लुप्त पद ज्ञात करें, 119 109 89 और 59। थोड़ा दिमाग लगाएं, सोचें क्या हो सकता है। देखो 9 9 9 9 आ रहा है, इसके मतलब कम ही तो हो रहा है, और कोई ऐसा अंक कम हो रहा है जो मतलब बराबर है कम होना। ठीक है, 119 में से यहाँ तो 10 कम हुए हैं, तब हो गया 109। 109 में से 10 तो कम हुए नहीं, क्योंकि 99 आता, 20 कम हुए हैं। देखो हाँ ठीक है, आपका आ गया 89, मिलके सीरीज हमें नंबर बढ़ रहा है, यानी कि 89 में से आपने कम करने हैं 30, तब आपका हो जाएगा 59। देखो आ रहा है,
अगला है 59 में से आप क्या काम करोगे, 40 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, 9 और 1 19 आ जाएगा। देखो कहाँ पर है, डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, उस स्थान का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करता है, श्रृंखला में बताइए। ए ई, अच्छा ये कुछ प्रकार है, यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू लिख देती हैं। यहाँ पर ये 5 है, ये 6, सॉरी क्या कर दिया मैंने, 5 नहीं, ये पहले पर है। यहाँ पर ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, इसके मतलब 4 4, देखो 1 में 4 जोड़ा तो 5 हुआ, 5 में 4 जोड़ा 9 हुआ, 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 में 4 जोड़िए आप आ जाएगा 13, 13 पे आपका आता है एम। तो हमें और कोई देखना ही नहीं, एम वाला मिल गया, दुनियादारी हटाओ। एम के बाद अगर 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 आएगा ना, तो आपका एम ही आना चाहिए। ओके, बी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि और क्यों देखें, क्योंकि एम वाला तो एक ही से स्टार्ट है। अगला देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में जिम को 2275 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, उस कोड में KIT कैसे कूटबद्ध किया जाता है। 1 मिनट, जी का कितना होता है, 7 होता है, बाई का कितना होता है, बाई के होता है 25, बाई जेड के होता है ना, एम का कितना होता है 13 होता है। कोई शेड्यूल नहीं बना है कि मल्टीप्लाई हो सकती है इनकी, प्लस कर देंगे तो कम आ जाएगा, डिवाइड तो हो नहीं सकता, देखो प्लस करोगे तो बहुत ही कम आ जाएगा, क्योंकि ये 2200 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों के बीच में, करिए, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 35 हुआ ना, 7 दूनी 14 और 3 कितना हुआ 18, 18। फिर मल्टीप्लाई करिए 13 से, तो ये आपका हाँ यही होगा 13, हाँ 75, ठीक कहा आपने, यही होगा 2275। जब आपके 13 से 13 की 185 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2275 आएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगी। तो के कितने पे होता है, के होता है आपका 18 पे, नहीं पी क्यू एक, अच्छा जी 12 पे होता है ना के। आप बताइए के कितने पे होता है, प्लेस वैल्यू के की लिखिए, फिर आपका हो जाएगा आगे के कितने पे होता है, बताइए बताइए बताइए, याद है। आई जे के बाद के आता है, जे कितने पे होता है 10 पर होता है, तो के कितने पे होता है 11 पर, आई कितने होती है 9 पर, टी कितने होती है 20 पर। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 का 9, 9 1 का 9 इंटू 20, तो 0, 9 दूनी 18, 2 दूनी 18 1 19, यानी कि 1980 कहाँ पर लिखा है, बी में लिखा हुआ, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और निष्कर्ष वाला है। सभी फूल फल हैं, जितने भी फूल हैं वो आपके फल हैं, ठीक है। फिर कहता है सभी फल पौधे हैं, जितने भी ये फल है ना, वो क्या है आपके, वो आपके हैं पौधे। अब मैंने आपको कई बार बताया कि अगर बाहर वाले सर्कल से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ लगाना पड़ेगा, और अंदर वाले सर्कल से बाहर की तरफ आएंगे तो सभी लगाना पड़ेगा, और जो ऐसा नहीं लिखा होगा भाई स्टेटमेंट गलत होगी। निष्कर्ष देखिए, सभी पौधे फूल हैं, सभी पौधे फूल हैं, कैसे हो जाएंगे भाई, बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल की तरफ जा रहे हो तो गलत होगा, ये कुछ लगा होता। अगला है कुछ फल फूल हैं, कुछ फल, हाँ कुछ फल जो है ना फूल है। अब बाहर वाले सर्कल से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं लेकिन कुछ लगा रहे हैं, तो इसके मतलब हमारी स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही है। देखिए अपना आंसर जो है ना ए ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में EMTWX को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो उस कोड में PYSCI को क्या लिखेंगे। देखिए शब्द तो वही है सारे, ऊपर जो है वही है, इनको उल्टा लिखा गया। देखो यहाँ पर ई को लास्ट में ले गए, यहाँ पर देखो ई को लास्ट में ले गए, फिर यम, फिर TWX, उसे उल्टा लिखा गया। लिख दो इसको, क्या हो जाएगा ICS/P, पी कहाँ पर है, IC किसी में और लिखा ही नहीं है, देखो पी आई ही लिखने की जरूरत थी, निकल आता सी, बिल्कुल सही है। अगला है 4 दिए गए शब्द हैं, 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द किसी तरह समान है और एक अलग है इनसे, कौन सा अलग है, दिसपुर, मुंबई, चेन्नई या झारखंड, कौन सा अलग है। देखो दिसपुर एक कैपिटल है, मुंबई कैपिटल है, चेन्नई कैपिटल है, झारखंड अपने आप में एक स्टेट है, तो यही गलत हो जाएगा आपका। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को पूर्ति करता है, 43, 55, 79, 115, आगे कितना हो सकता है आपका, बताइए। इसमें क्या हो सकता है, 43 से 55 हुआ है, यहाँ पर देखते हैं करके। 43 से 55 क्या हुआ, क्या जोड़ा गया है, तो कितना जोड़ा गया है आपका, यानी कि 5 बना है, 2 3 2 5, ठीक है, 4 1 12 जोड़ा गया, 12 जोड़ा गया तो 55 हो गया है। अब 55 में क्या जोड़ा गया है, जो आपका हो गया है 79, तो 79 के लिए इन्होंने 5 और 4 9 जोड़ा है, 5 और 2 7 24 हाँ 2 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 24 जोड़ा है। फिर 79 में क्या जोड़ा जाए जो आपका
115 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले 12 फिर 24, आपको नहीं लग रहा मल्टीप्लाई कर दें इसमें 12 दूनी 24, 12 36 जोड़ के देख लीजिए। 9 और 6 5, 7 और 3 10, 7 और 3 10 11, ठीक है, इसके मतलब यही चल रहा है। तो 115 में हम जोड़ेंगे 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 36 12 चौको 48, तो हमें 48 जोड़ने पड़ेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 8 5 13 का 3 आता है। अब देखो अब निकालने की जरूरत नहीं, 3 लास्ट में किस में है, तो सी में ही है सिर्फ, तो हम और क्यों मल्टीप्लाई करते घूमे, अपना आंसर लगाएंगे और ये होता है टाइम सेविंग का, तो आंसर सी आ जाएगा। अगला है दिए विकल्पों में से संबंधित शब्दों का युग्म का चयन करें। ठीक है, होली में रंग खेले जाते हैं, तो मुहर्रम में मुसलमान, ये नहीं पूछा है कौन धर्म मनाता है, ये पूछा है कि होली, ये बोला कि होली का संबंध रंग से, इसका मतलब होली में रंग खेला जाता है। तो मुहर्रम जो है ना मुसलमान मनाते हैं, जरूरी तो नहीं, तो हिंदू मना लेते हैं, हर कोई मना लेता है, तो ऐसा पूछा ही नहीं गया है। हैमिस लोक नृत्य, ऐसा कुछ नहीं है। दीपावली में, हाँ दीपावली में प्रकाश होता है, आंसर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, दीपावली में प्रकाश होता है, होली में रंग खेला जाता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। आंध्र प्रदेश की जो भाषा है ना वो तेलुगु है, असम की मैथिली बिल्कुल नहीं, समिया है, केरल की मलयालम हाँ है, गोवा की हिंदी नहीं है, त्रिपुरा की तेलुगु नहीं है, आंसर आपका यहाँ पर बी होगा। यहाँ पर लैंग्वेज बताएगी, भाषाएं बताएगी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तो केरल में मलयालम बोली जाती है। अगला है क्वेश्चन 120 पुरुष 30 दिनों में 720 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं, 90 पुरुष कितने दिनों में 270 किलोग्राम की खपत कर सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, MDH, यानी कि मैन, डेज और आर, डिवाइड में होता है कि उन्होंने कितना वर्क किया है या कितनी खपत वगैरह की है। ये इसको M1 कर लीजिए, M1 D1 और H1 इसको वर्क 1 कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है MDH M2 D2 और H2 डिवाइड बाई वर्क का 2 नंबर। अच्छा पहले मैन कितने थे, तो मैन थे 120 थे, दिन कितने लगाए उन्होंने 30 दिन, और आर इन घंटों की कोई बात ही नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। और इन्होंने कितनी खपत की है, तो 720 की खपत की है। आगे है फिर दूसरी पारी में क्या था कि 90 पुरुष थे और इन्होंने दिन कितने लगाए हैं, दिन हमें निकालने हैं तो उसको डी लिख देंगे, और इन्होंने खपत कितनी की है, तो 270 की है। अब देखो इक्वेशन बन गई हमारी, इसको करना है सॉल्व, कैसे करेंगे, 0 से 0 कट किया, 9 तिमा 27 होता है, ठीक है, 3 से इधर कट कर लो, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 0 काट लिए, 0 से 0 गया, 12 एकन 12, यहाँ पर देखिए 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 2 से 30 कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, यानी कि डी की कितनी वैल्यू आएगी, डी इक्वल्स टू 15, आंसर आपका आएगा 15 दिन, आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राशि 2 वर्ष में 720 और 3 वर्ष में 792 हो जाती है। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ओके ऐसे समझिए आप, इसको 2 वर्ष ना मानिए, क्या करिए इसको, जैसे कि दूसरी वर्ष है इसको पहली वर्ष मान लीजिए, हम लिखते हैं इसको 2 वर्ष ही, यानी कि जो 2 वर्ष में जो मूलधन था वो 720 है। अब दूसरी से तीसरी वर्ष में पहुँचे, तीसरी वर्ष में तो जो मूलधन था उसमें कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, तब वो कितना हो गया 792। अब एक चीज़ देखिए आप, इसको पहली वर्ष मान लीजिए, इसको दूसरी वर्ष, यानी कि इसको पहली वर्ष मानिए और इसको दूसरी वर्ष मानिए, ठीक है, यानी पहली वर्ष में मूलधन कितना था 720 था, और जब दूसरी वर्ष में आप आए 1 साल गैप करके बढ़ के, तो मूलधन कितना हो गया 792। इसके मतलब जो मूलधन पर बढ़ गया है ना, वो क्या बढ़ गया है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है ना, तो कितना मिला है देखिए 792 में से 720 माइनस करके कितना हो जाएगा 72 जो है ना वो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अब चाहे इसको दो दूसरी वर्ष को तीसरी वर्ष मिलेंगे तो बीच में गैप तो 1 ही साल का है, यानी कि पहली साल से दूसरी साल में जाने में आपको सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है, समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रही हूँ, वो मिल गया है 72। और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई होता है आपका 100 होता है। अब हम लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 72 है, और हमने पहली वर्ष क्या मानी है, तो पहली वर्ष जो पहली है वही मानी है, वो हो जाएगा हमारे, इसका मूलधन कितना होगा 720, रेट हमें तो निकालना है, इधर निकालनी है, टाइम हमें पता है 1 ही वर्ष है, और डिवाइड में आ जाएगा 100। अच्छा कर लीजिए, इधर आ जाएगा, जब 100 इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, यानी कि 7200 इक्वल्स टू 720 इंटू 100, 720 एकन 720 काट दिए 10 हो जाएगा, यानी कि आपकी जो दर आएगी वो 10% आएगी, निकाल लीजिएगा, आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चावल के मूल्य में 20% की छूट मिलने से एक्स जो है ना वो 100 रुपये में 5 किलोग्राम चावल खरीद सकता है, चावल का प्रति किलोग्राम
मूल्य क्या है? देखो इस क्वेश्चन को मैं पहले देख चुकी हूँ एक बार, ये इसमें थोड़ी गड़बड़ है, मैं इसको कराऊंगी नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ है। अच्छा क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, देखो एक बार सही से। चावल के मूल्य में 20%, अच्छा पहले 100 था, अब ये 5 किलो अत्यधिक खरीद लेता है। छूट कितनी मिली है? 20% की। कितनी मिली है? 20%, 100 लगाना पड़ेगा, 100 से 100 गया, 5 चक्कू 20, अच्छा हाँ तो क्या 4 रुपये प्रति किलोग्राम चावल। आंसर आपका ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 67 नंबर का 24 भाग 4 इंटू ब्रैकेट में 3 + 3, अच्छा पहले इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा, आपको पता होना चाहिए। पहले ब्रैकेट हटाएंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे एब्स्ट्रैक्ट, फिर करेंगे सबस्ट्रैक्ट, बोर्ड मास। ठीक है, पहले ब्रैकेट हटाते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पूरी क्वेश्चन पहले, यानी कि 24 4 डिवाइड कर दीजिए इंटू 3 + 3 जो ब्रैकेट में उनको जोड़ लीजिए, सीधे 6 आ जाएंगे आपके, फिर डिवाइड में 2 आ जाएगा आपका, 2 3 6, 4 5 20, 4 6 24, तो 6 इंटू 3, 6 का 6 छत्ती 18, आपका आंसर आ जाएगा ए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए और बी मिलकर किसी एक कार्य को 40 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कितना किया? उन्होंने 30 दिनों तक काम साथ मिलकर किया। इसके मतलब ए प्लस बी ने 40 में से 30 काम को ही साथ में किया, तो कितना हुआ ये? 3/4। बचा कितना? तो बचा है आपका 1/4। भाई टोटल 4 काम था, 3 हो गया, तो 1/4 ही तो बचा है, ठीक है। फिर कहता है शेष काम ए ने अगले 22 दिनों में किया। इसका मतलब जो ए है ना, ए ने 22 दिनों में 1/4 काम को किया, तो संपूर्ण कहता है, तो ए अकेले कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो अगर 22 दिनों में 1/4 काम करता है, तो पूरा काम करने में उसको लगेगा, पूरा कार्य करने में, यानी कि 1/4 डिवाइड बाई 22, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि 4 इंटू 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आंसर आपका हो जाएगा 88। निकाल लीजिएगा, अपने आप कैलकुलेशन करते रहिए, आंसर आपका 88 आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया ऐसे करना है। अगला है एक कॉलेज में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या के में प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए कि 20% और 10%, तो नया अनुपात क्या होगा? इजी है, यहाँ पर क्या था? पहले था 6, अब इसमें बढ़ा दिया 120%। एक अनुपात लगाए, इक्वल्स लगाए, भैया अनुपात ही लगाते हैं यहाँ पर, हटाओ इसको। अनुपात 7 था, अब उसमें बढ़ गई 110। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, बचा गया, मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 के 2, 6 1 6 1 7, 72, ये 7 1 7 और 7 1 यानी कि 72 77 आ जाएगा। इसका कहाँ पर लिखा है? 72 और 77, हाँ आंसर आपका सी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।